हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग हमारे इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ है उसमें आज के जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग पावर सेक्टर के बारे में देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन और फाइनली जो हेल्थ सेक्टर है उसका स्टेटस हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स और क्या डाटा जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो देखिए, जब हम लोग सर्वे की बात करेंगे तो सर्वे में आई थिंक हमारे जो है वो काफ़ी लेक्चर्स, काफ़ी चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने होपफुली वो सारे के सारे लेक्चर्स जो वो देख लिए होंगे। तो इसी तरह की जो एक प्लेलिस्ट है वो हमारे द्वारा बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट के ऊपर जो है वो जाके आप बाकी जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बार बार आप लोगों के द्वारा जो वो कमेंट किए जा रहे हैं कि सर्वे की जो जिस्ट है वो नहीं मिल रही है। इस बार जिस्ट फाइल पहले ही रिलीज़ कर दी गई थी। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे जैसे लेक्चर आते थे तो तब जिस्ट फाइल रिलीज़ की जाती थी, तो उससे उन स्टूडेंट्स को जिनको सिर्फ पढ़ना ही है, जो लेक्चर्स देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ये कारण है कि जिस्ट फाइल जो है वो आई थिंक 1 महीना पहले रिलीज़ की गई है। अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक दिया गया है हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा, और वहाँ से जो है वो आप अपना लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास हमारी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में फ्री कोर्सेज में जाइए, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 की फाइल जो है अलॉन्ग विद वीडियोस वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ पावर। अब देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जितनी आप लोगों को टोटल हाइड्रो पोटेंशियल जो है वो पूरे देश में देखने को मिलती है, उसमें से 25% पोटेंशियल जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। हालांकि जो टोटल हार्नेस हम लोग कर रहे हैं यूज़ स्पेसिफिक समय में कर रहे हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश जो वो अग्रणी राज्यों में से एक राज्य हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है पावर के ऊपर, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पावर जनरेशन है उसका क्या स्टेटस है। उसके साथ साथ कौन कौन से नए पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किए गए हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, किस नदी के ऊपर वो डेवलप हो रहे हैं, किस ट्रिब्यूटरी के ऊपर वो बिल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो अगर मैं पूरे का पूरा जो पावर चैप्टर है, देखिए आज का जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे यहाँ पे बड़ी सारी स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की बात होगी। तो यही कारण है, एक जनरल आइडिया जो वो सबसे पहले आप लोगों को बिल्ड करना है। कैसे किसी सब टॉपिक को अप्रोच करना है वो मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग पावर सेक्टर की बात करेंगे तो पावर सेक्टर में बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पावर का करंट स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो जो नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं उनकी बात की जाएगी। इसके साथ साथ वो इंस्टीट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबल है पावर सप्लाई के लिए, उनका जिक्र हम लोगों को हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले आप लोग देखोगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, पावर जनरेशन कितना है। उसके बाद आप लोग देखोगे डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो एनवायरमेंटल और सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनको ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रहती है। और उसके साथ साथ जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है उसके बाद फ्यूचर में उसको कोऑर्डिनेट करना, वो प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो DOE की रहती है। अगर हम लोग डिपार्टमेंट सॉरी अगर हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2009 में हुई थी। पहले जो DOE था ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEBL का हिस्सा हुआ करता था। 2009 में 2009 में इसको जो है वो HPSEBL हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड से अलग कर दिया गया था। तो दूसरा, जब हम लोग इस सर्वे को पढ़ेंगे तो वहाँ पे HPSEBL का जिक्र किया जाएगा किस तरह से सबसे पहले 1971 में जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन 2010 में HPSEBL को कंपनीज एक्ट के अंदर लिमिटेड कंपनी में जो वो परिवर्तित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो हमारे यहाँ पे रन किए जाते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है ताकि हिमाचल प्रदेश के हर घर के अंदर जो है वो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिले। तो यहाँ पे मेन काम देखेंगे कि इनके इस बोर्ड के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो HPSEBL के अंदर ऑपरेट करते हैं। अगला जो इंस्टीट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की पावर सप्लाई के लिए, दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL।
अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग देखते हैं कि कभी जब कॉर्पोरेशंस की फॉर्मेशन होती है तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ज़्यादा आज़ाद तरीके से काम करती हैं। उनको डिसीजन मेकिंग लेना रिलेटिवली ईजी होता है, होती थी वो सरकारी हैं लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग एनटीपीसी की बात करें, क्लियर, हम लोग एसजीवीएन की बात करें, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी आज़ाद, काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से जो वो ऑपरेट करते हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर जो है, उसी तर्ज के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। और जब हम लोग इसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 60% हिस्सा है और उसके साथ साथ जो है वो HPSEBL का 40% हिस्सा है। तो ये बेसिकली सरकारी है लेकिन ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से अपने काम करते हैं। और यही देखोगे आप लोग की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली HPPCL के अंदर ही ऑपरेट हम लोगों को होते हुए देखने को मिलते हैं। आजकल HPPCL के अंदर जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र भी और उनकी कितनी कैपेसिटी है, किस जगह के ऊपर है, उनका जिक्र भी हम लोगों को हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिला। इसके साथ तीसरा इंस्टीट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HPPTCL का रहेगा। तो हम लोग इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखेंगे कि कितना सर्किट किलोमीटर, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बिछाने के पैरामीटर की बात करते हैं तो बेसिकली वो या CKM से जो है उसको डिनोट किया जाता है, दैट इज सर्किट किलोमीटर। तो मेनली कितना लेंथ जो है कितने लेंथ की जो है वो टोटल तारें बिछाई गई उसको सर्किट किलोमीटर से मेजर किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो उसने तारें कितनी कितनी बिछाई हुई हैं। हालांकि सेम ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी रहती है, लेकिन जो ज़्यादा हाई वोल्टेज है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिटेड लाइन्स है, वहाँ पे जो वो HPPTCL की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। क्लियर। और फाइनली अगर हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जीज को ऊपर डेवलप करने के लिए हिमुर्जा जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, उसकी फॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे मेनली जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की ऊपर जो है वो हिमुर्जा का ध्यान हम लोगों को अलॉन्ग विद द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के पावर सेक्टर के साथ रिलेटेड है। तो देखिए अल्टीमेटली एक बिल्कुल है ना, शायद आप लोग इस चीज़ को समझते भी होंगे जो थोड़े पुराने यानी कि कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, और जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लीजिए इस चीज़ को कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे को जब हम लोग अप्रोच करते हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी सजेशन दूंगा कि पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पेपर एक बार पिक कर लीजिए और उन 2 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं वहां से थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर काफी सवाल पूछे गए थे, लास्ट ईयर रिलेटिवली थोड़े कम सवाल थे। क्लियर। लेकिन नेचर जो था क्वेश्चंस का वो मोर और लेस हम लोगों को सेम ही देखने को मिला। तो साथ में थोड़ा सा देख लोगे तो आपको पढ़ते हुए ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन जनरल फैक्ट्स होंगे तो वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, लेकिन हर फैक्ट की मेमोराइजेशन से पहले उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक कंसेप्ट होता है, उसकी एक कहानी होती है। तो उसको अगर आप लोग समझ लोगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें अप्रोच करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डन। फैक्ट तो याद करना पड़ेगा इसमें, तो मैंने मतलब कितना सर्किट किलोमीटर की लाइन बिछी है वो तो याद ही करना पड़ेगा, कितना मेगावाट का टोटल कैपेसिटी है वो तो याद करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो उसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेन है कि अगर एक जर्नल ओवरव्यू, तो हम हर बार चैप्टर को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले या एक बार चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद एक जर्नल रिव्यू, जर्नल ओवरव्यू जो है उसका बिल्ड किया करो कि आपने उससे क्या क्या सीखा। उसमें फैक्ट मत डाला करो, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया करो, ताकि जब आप दूसरी बार उसको पढ़े तो आप उस अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर सके। क्लियर। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों को हर चीज़ का एक स्टेटस देखने को मिलता है। तो पावर सेक्टर से हिमाचल प्रदेश में जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से अपने कदम अख्तियार कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो आप लोग जो है वो स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखोगे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ मूव करते हैं। डन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि देखिए इसी सीक्वेंस में हमारा पूरे का पूरा चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले जो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो है अगर आप लोग बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश जो है जितनी टोटल हमारी नेशनल पोटेंशियल है उसका 25% हमें हिमाचल में देखने को मिलेगा, तो 25% याद रखना है आप लोगों ने। और जो टोटल जनरेट करने का कैपेसिटी पोटेंशियल कितना है, 24,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। स्पेसिफिक टाइम पे कितना हम लोग हार्नेस कर चुके हैं, दैट इज 11,209 मेगावाट। क्लियर। तो ये छोटे छोटे जो जानकारी है वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जिनमें
7.6% जो वो किसके नियंत्रण में है, 7.6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बाकी जो वो सारे का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगली बात आ जाएगी डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की, डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी, सॉरी मैंने डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया, करेक्शन, डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की आगे बात आएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन था और 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्लियर? तो जैसे मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो प्री डेवलपमेंट फेज है, यानी कि जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा उससे पहले जो सेफ्टी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन पे काम करेगा, और पोस्ट डेवलपमेंट में भी क्लियर इसका जो फंक्शन है वो हम लोगों को होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किस तरह से बिजनेस को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है और ज्यादा ग्रो किया जा सकता है, वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की रहेगी। क्लियर? इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो नए कैपेसिटी एडिशन हुआ है, नए पावर प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे सेथु SHEP। देखिए SHEP का मतलब क्या होता है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सेथु SHEP की हम लोग बात करेंगे तो वो बेसिकली 1 मेगावाट का है, और ये हम लोगों को जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला। सिमिलरली 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जहां पे कांगड़ा के अंदर एक गांव है लंबादुग, वहां पे जो वो 25 मेगावाट का HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो अभी शायद कंप्लीट हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम पे इसके ऊपर काम चल रहा है। चंबा में होली 2 SHEP है, 7 मेगावाट का है। सोलदन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी 7 मेगावाट का है, जो कि कहाँ पे है, किन्नौर में है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर आप चीज़ें आसान कर सको, वैसे आगे टेबल बनाई हुआ है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, कितना उसका कैपेसिटी है, क्लियर, और क्या उसकी जगह है, और कौन सी नदी झरना है, अगर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर या किस मेन रिवर के ऊपर जो है वो हमें एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे 3 जानकारियां जो अब आप लोगों ने ध्यान रखने की, कौन कौन से नई कैपेसिटी एडिशन जो अब हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ अगर हम लोग गवर्नमेंट की एंटाइटलमेंट्स की बात करेंगे कि कितना जो टोटल हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसके पास कितना टोटल अलग अलग प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी की एंटाइटलमेंट्स आई हुई हैं, जो शेयर सरकार को मिलना है वो है 1226 मेगावाट का। क्लियर? उसमें से जो है वो 160 मेगावाट जो है वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जा रहा है, और इसके साथ साथ जो वो 438 मेगावाट जो है वो हम लोगों को जो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट्स हैं वहां से जो है वो हमारे पास इक्विटी जितना परसेंटेज हमारा उसमें है, वहां से जो हम लोगों को कुछ परसेंटेज जो आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने 2023-24 में 1434 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया है। ये दिसंबर तक की पॉसिबिलिटी है, अगले 3 महीनों की संभावना है कि 242 करोड़ का जो पैसा है वो और ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन हमें खींचना पड़ेगा, हर चीज़ को याद रखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कि कितना जो है वो टोटल एंटाइटलमेंट्स मिला है, क्लियर, कितना शेयर हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है वो SJVN प्रोजेक्ट्स में वो वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की इक्विटी है उससे हमें जो है वो पैसा जनरेट होता हुआ देखने को मिला। क्लियर? अगर हम लोग SJVN की बात करेंगे 1988 में जो इसकी जो है वो स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी कंपनीज एक्ट के अंदर। क्लियर? तो जहां पे हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी इसमें हिस्सा है अलॉन्ग विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भूमिका बांधी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो स्थापना है, बड़ी बार इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1971 में हुई, और पहले ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंदर था, यानी कि सीधा सरकारी था। बाद में ये डिसाइड किया गया कि इसको जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बाद में इसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, पहले इसका नाम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, बाद में इसके साथ लिमिटेड लग गया। क्लियर? तो देखिए जब हम लोग ना गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है, या जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कॉरपोरेशंस कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कंपनीज कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, क्लियर, जो डिपार्टमेंट कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बोर्ड्स कहलाती हैं। क्लियर? तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। बोर्ड में पूरा सरकारी रहता है, जब कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाता है तो फिर प्रॉपरली जो वो कंपनीज की तरह, कंपनीज के पूरे डायरेक्टर्स की तरह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उस सारे के सारे जो कंपनी उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। तो 2010 में जो है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रूप में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? और अगर हम बात करेंगे HPSCBL की, तो जैसे मैंने बताया इसके अलग अलग जगहों के ऊपर पावर स्टेशंस हैं। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है पावर हाउसेस से, वो किन्नौर में हो रही है, जो कि एचपीएससीबीएल के है, जैसे कुछ एचपीपीसीटीएल के भी हैं। क्लियर? जो एचपीएससीबीएल के हैं वहां पे किन्नौर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरे नंबर पे मंडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। एक और चीज ध्यान रखना, 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एचपीएससीबीएल के जो है वो हम लोगों को पावर हाउसेस देखने को नहीं मिलते। वो कौन कौन सी हैं? सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर। तो ये पांचों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? नंबर 1। और दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? दैट इज मंडी। इसके ऊपर जो आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करोगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करेंगे, तो देखिए जब भी यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के यूनिट्स जो हैं उनका जिक्र किया जाएगा, तो वो पहले ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उसकी कैपेसिटी को जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? ऐसे मेगावाट, किलोवाट। क्लियर? इस तरह से जब उसकी कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी लोड कैरी कर सकती है, कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लोड हो सकता है, तो लोड जो है उसको किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए जो है इसमें मेजर किया जाता है। और इसके साथ साथ कितनी उसकी लेंथ होगी, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी उसको सी के टी किलोमीटर, यानी कि सर्किट किलोमीटर, या सी के एम, यानी कि इसको सी के टी बोल लो या सी के एम बोल लो। क्लियर? सर्किट किलोमीटर, इस तरह से जो उसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो आप लोग अलग अलग तरह के शब्द देखोगे। उसके साथ जितनी टोटल उसकी कैपेसिटी है वो मेगावाट में आ गया, कितना लोड, इलेक्ट्रिसिटी लोड उसके पास है वो केवीए में आ गया। डन। और उसके साथ साथ कितना वो बिजली अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर रही है उसको मेजर किया जाता है एमयू में। जैसे हम लोग सब देखते हैं ना कि अच्छा इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो अब हम लोगों ने कंज्यूम कर ली, जैसे हम लोग अपने घरों में अलग अलग देखते हैं। तो बेसिकली जब ये लार्ज स्केल के ऊपर यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाता है तो उनको एमयू, यानी कि मिलियंस ऑफ यूनिट या मिलियन यूनिट्स के रूप में जो उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो आउटपुट जो है वो कितनी आई, यानी हम लोगों ने कितना जो अल्टीमेटली यूनिट प्रोड्यूस किए जो लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखोगे। एमयू देखोगे, ठीक है, के ये देखोगे, एमडब्ल्यू देखोगे, सी के टी के एम देखोगे, या सी के एम देखोगे। क्लियर? तो इस तरह से थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। डन। देखिए, अब आइए वापस, अब समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो एच पी एस बी एल की टोटल कितनी कैपेसिटी? टोटल आ गई 489.35 मेगावाट की। कितना जो है वो इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस किया है, कितना यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया है? 2157.46 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है इनका, उहल स्टेज 2, उहल नदी के ऊपर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 100 मेगावाट की जो है वो इसकी कैपेसिटी है। क्लियर? तो उहल की अगर हम बात करें, जैसे शानन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो उहल नदी के ऊपर ही मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, तो यहाँ तक आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। डन। इसके साथ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो साथ में ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछा रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस है। क्लियर? तो देखिए कितना जो है वो कितना कैपेसिटी वो बेसिकली होल्ड करेंगे, तो वो कितनी करेगी? एम 5214.85 एमवी है। जैसे केवी आ गया, किलो में आ गया, एमवी जो है वो आपका मेगा वोल्ट एम्पियर आ गया। क्लियर? तो एमबीए केवी है, ये सारे के सारे वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी लोड कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि टोटल इसकी कितना कैपेसिटी है। टोटल कितनी लाइंस बिछी हैं? दैट इज 3659.70 सर्किट किलोमीटर। क्लियर? और उसके साथ साथ जो है वो 3.584 सर्किट किलोमीटर जो है उन लाइंस को दिसंबर 2023-24 में जो वो क्या कर दिया गया है, कमीशन कर दिया गया है। क्लियर? तो ये सारे के सारा जो जानकारी है टोटल है अभी तक कितनी है, और ये इस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की कितनी सर्किट किलोमीटर की लाइन जो वो बिछाई गई है उनका जिक्र यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इन सब चीज सारी की सारी चीजें जो उनको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। चलिए, तो ये था हमारा पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से के ऊपर हम लोग चलेंगे एच पी एस सी ई बी एल की जो है वो कुछ और जो अलग अलग तरह की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इनको भी आप लोगों ने ध्यान रख लेने हैं, सारे के सारे चंबा के अंदर है। पहला देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ गया 16 मेगावाट का। साई कोठी आ गया 15 मेगावाट का। साई कोठी 2, उसी के साथ सेकंड प्रोजेक्ट आ गया 18 मेगावाट का। हेल एच ई पी आ गया 18 मेगावाट का। ये सारे के सारे जो हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेंगे? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर? जो कि हिमाचल इसी हमारा एच पी एस सी बी एल के अंदर ही इनको एलोकेट किया गया है।
क्लियर। इसके साथ साथ एचपीएसपीएल के द्वारा मल्टीपल स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, जिनमें सबसे पहली स्कीम यही है कि किस तरह से आप सब लोगों के घरों में जो है वो फ्री बिजली दी जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना यूनिट बिजली जो है वो आप लोगों को फ्री देखने को मिलती है। तो शायद आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 125 यूनिट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर मीटर आप लोग फ्री देखते हो। क्लियर। उसके बाद जो वो चार्जेस सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये सारा एचपीएससीबीएल के अंदर ही है। क्लियर। हालांकि सरकार पैसा देगी, लेकिन है ही एचपीएससीबीएल के अंदर। उसके साथ साथ दूसरी अगर हम बात करेंगे, तो आजकल 100% जो वो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। अगर हम लोग बिल जनरेशन की बात करें, आप लोगों को 95% लोग ऐसे हैं जिनको बिल्स जो हैं जैसे मैसेजेस के जरिए, डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम के जरिए जो है वो मुहैया करवाए जा रहे हैं। क्लियर। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है, या ऐसा कहा गया है, सरकार क्या एचपीएससीबीएल के द्वारा की जा रही है। और उसके साथ साथ 24/7 कस्टमर केयर सर्विस जो है वो भी एचपीएससीएल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अभी आप लोग बता सकते हो कि मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन जो है वो एचपीएससीबीएल की जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं, उनका जिक्र हम लोगों को यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रख लेना कि कितने कंज्यूमर जो हैं, कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं। दैट इज 27.50 लाख कंज्यूमर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। क्लियर। जो कि इलेक्ट्रिसिटी अवेल कर रहे हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, रेलिवेंट होती है। आई थिंक थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलो, क्लियर होगी बात सब लोगों को। तो यहाँ तक जो बेसिक सी जानकारी, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर अपने अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसकी, कि उसके द्वारा जो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो वो लिए गए हैं। तो वो जो हमारा नेक्स्ट वो है, दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, तो देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें 60% हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार का है, 40% जो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 में, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल के टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होल्ड करे, ताकि ये जो मेन कॉरपोरेशन हैं जो एनर्जी जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर सके। क्लियर। तो एचपीपीसीएल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेलेवेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन होल्ड कर रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोजेक्ट में कौन सी नदी के ऊपर है। नदियों में भी जैसे ट्रिब्यूटरीज रहती है, रिवर बेसिन्स रहते हैं। तो हम लोग इन जनरल बात करें तो हमारे 5 रिवर बेसिन्स है, 5 मेजर रिवर्स हैं। क्लियर। जिनके बेसिन के ऊपर जो हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी भी दी गई है, यानी कि ये जो मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो यही रहती है कि कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कौन सी नदी पे है, कितना उसका टोटल कैपेसिटी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है कि अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच में है। अच्छा कौन सा ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आजकल हिमाचल और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। वैसे सर्वे में तो नहीं है, करंट अफेयर के अंदर आ रहा है, जोगिंद्रनगर के अंदर जो है वो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्लियर। वो जो बेसिकली पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर है, और अभी उनका टाइम खत्म हो चुका है, 99 ईयर्स का लीज खत्म हो गया है। तो अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट उसके ऊपर चल रहा है। तो थोड़ा सा है ना कि कभी एक्स्ट्रा है ना, कौन सा जो है वो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो इस तरह से जो कुछ कभी कभी कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कशांग की। कशांग जो है दैट इज़ 243 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है। क्लियर। और ये बेसिकली जो वो कशांग और केरांग स्ट्रीम जो कि सतलुज की हैं, तो बेसिकली जो मेन रिवर बेसिन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, सतलुज का आ जाएगा। जिन जिन स्ट्रीम्स का वाटर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो कौन सी हैं, कशांग और केरांग। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑब्वियसली बात है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सावरा कुड्डू। सावरा कुड्डू की हम बात करें तो 111 मेगावाट की जो इसकी कैपेसिटी है, पब्बर नदी के ऊपर स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इतना सा आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाएगा सैंज। सैंज नदी के ऊपर है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, कुल्लू के अंदर मौजूद है। टोटल 100 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें
दैट इज शोंगटोंग करचम, जो आपका सतलुज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा, और 450 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है रेणुका जी, गिरी नदी, सिरमौर, बेसिकली ददाहू करके एक जगह है, वहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट जो बिल्ड हो रहा है, 40 मेगावाट की इसका कैपेसिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके लिए जो है वो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, क्लियर, इसके जरिए जब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया, तो थोड़ा सा कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंतर्गत अप्रूव हुआ है, और इसको जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो वो इनागुरेट किया गया था 2021 में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका थाना प्लॉ, ये बेसिकली मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा, ब्यास नदी, ब्यास का रिवर बेसिन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नक्थन, नक्थन की अगर हम बात करें तो पार्वती और जो टॉश रिवर है, क्लियर, जो अल्टीमेटली आप लोगों को बाद में ब्यास में देखने को मिलेंगी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद है। 460 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है, जहाँ पे दो गांवों के बीच में, दो वार्ड्स के बीच में, बेसिकली नक्थन और तोश वार्ड जो है उसके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो किसको दिए जाए। नेक्स्ट आ जाएगा किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, टॉन्स नदी के ऊपर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 660 मेगावाट है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। उसके बाद कशांग स्टेज 4 आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। उसके साथ जब वो जिस्पा डैम आ जाएगा, भागा नदी आ जाएगा, लाहौल एंड स्पीति, 300 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अब देखो ये बिल्कुल ना, त्रिवेणी महादेव आ जाएगा, ब्यास विनबा खड्ड हमीरपुर के अंदर है, 72 मेगावाट की कैपेसिटी है। बड़ा खंबा आ जाएगा, 40 मेगावाट का है, सोरंग नाला के ऊपर जो वो स्थित है, जो कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो स्थित है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान रख लेना, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किए हुए हैं, क्लियर। तो ये चांसेस हैं कि यहाँ से कभी है ना ट्रिब्यूटरीज के ऊपर प्रश्न जो है वो पूछे जाए। नेक्स्ट आ जाएगा सुरगनी सुंदला, सियूल नदी चंबा के अंदर है, और 48 जो मेगावाट है इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो एचपीपीसीएल जो है वो इसको एनएचपीसी के साथ जो है वो मिलकर डेवलप करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये है ना, एनएचपीसीएल के साथ कौन सा रह रहा है। तो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं ये हम सब लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो कि एचपीपीसीएल ऑपरेट कर रहा है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, क्या नदियाँ हैं, झरने हैं, जो भी है, होपफुली आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो वो एचपीपीसीएल के अंदर है। तो देखिए सर्वे में तो वैसे एक का ही जिक्र किया गया है, दैट इज बेड़ादेओल सोलर पावर प्रोजेक्ट, 5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, श्री नैना देवी श्राइन में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा इनिशिएट किया हुआ पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है, 2019 से ये काम कर रहा है, और इसके द्वारा 40.73 मिलियन यूनिट एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस किया जा चुका है। इसके साथ साथ ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और एचपीपीसीएल के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्लौर, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो वो कितनी है, 10 मेगावाट है। ये सर्वे में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है, क्लियर। समझ आ गई बात यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन, एच स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद एचपीपीटीसीएल। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस वाला इंस्टीट्यूशन है, दैट इज एचपीपीटीसीएल, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाना। तो देख लेते हैं कि इसके द्वारा मेन काम क्या किया जा रहा है। तो इसके द्वारा जो वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाना, एक ऐसा पूरा एरिया डेवलप करना जहाँ पे जो है वो आप लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वहीं से ही उस एरिया, उस क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों को बिजली आती हुई देखने को मिले। तो उसके और लिए जो पूरी ट्रांसमिशन लाइंस है वो इसी के द्वारा बिछाई जा रही हैं। ये स्पेसिफिकली जो फंडेड है, ये वाला फेज 40% जो है वो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री हमारी वहाँ से फंडिंग आ रही है, और 40% लोन जो है वो बेसिकली जर्मनी का एक बैंक है KfW, उसके द्वारा जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और बाकी जो 20% बच गया ये इक्विटी के जरिए, यानी कि लोगों को हिस्सा दिया गया है, जब ये प्रॉफिट कमाएगा तो उनको इक्विटी के रूप में जो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्लियर। तो अभी तक जो वो कितना लाइन इसने टोटल बिछा दिया हुआ है, तो टोटल जो है वो आपका 183.88 सर्किट किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है इस कॉरिडोर के लिए जो एचपीपीटीसीएल है उसके द्वारा बिछाई गई हैं, क्लियर। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है आप लोगों ने बातें। इसके साथ साथ और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिछाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करवाई जा रही है, वहाँ पे बेसिकली 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो 163 MVA ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लोड की कैपेसिटी है, और 102 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखेंगे। तो कभी कभी ना ये रेफरेंस बनती है कि कहाँ पे जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कमीशन किया गया है अलॉन्ग विद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वो कांगड़ा, कुल्लू एंड सिरमौर में आ जाएंगे, क्लियर। और उसके साथ साथ बाकी कौन से प्रोजेक्ट है वो बाद में देखेंगे। लास्ट है हिमुर्जा। हिमुर्जा का मेन काम है जहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मेनली सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि हाइडल एनर्जी भी जो है वो हिमुर्जा के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1989 में हुई थी, और इसको जो सपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो मुहैया करवाई जाती है। तो ये
कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एक बार सर्वे को थोड़ा रीड कर लेना, इसमें 4-5 अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जो मेन फंक्शंस है वो हिम ऊर्जा के द्वारा जो वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो मेन सोलर के साथ ही आप लोग जब उनको ऑफ ग्रिड की बात करोगे, सोलर वोल्टेइक सेल्स की डेवलपमेंट की बात करोगे, तो उनका जिक्र जो है वो आप लोगों को होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो पहला आज का चैप्टर है, दैट इज पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर हिमाचल प्रदेश में किस किस तरह से डेवलप हो रहा है, होपफुली आप लोगों को इसके बारे में जो वो आइडिया क्लियर हो गया होगा। डन। तो ये था हमारा पहला हिस्सा इकोनॉमिक सर्वे का। अब हम लोग दूसरे हिस्से के ऊपर मूव करेंगे। अब हम लोग दूसरे हिस्से के ऊपर मूव करेंगे, एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जब हम लोग मूव करते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 13 है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का, दैट इज एजुकेशन। क्लियर? अब देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक भूमिका बांधूंगा। क्लियर? आपने उससे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, फिर कैसे कैसे किस किस स्कीम को हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना है, उसके ऊपर जब हम लोग फोकस करेंगे। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन को हम लोग अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग लेयर्स का मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारी एजुकेशन आ जाती है, दैट इज़ योर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब सीधा सीधा क्या रहता है? एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब रहता है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन आती है और अपर प्राइमरी एजुकेशन आती है, मतलब आपकी पहली से पांचवीं तक की क्लास और छठी से आठवीं तक की क्लास। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक एजुकेशन जो है वो कंसीडर की जाती है। हम सब लोगों का मेन बेस जो एलिमेंट्री एजुकेशन ही डेवलप करती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, हालांकि तो लेवल तो हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे मेन इशू है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर ही है। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जब नर्सरी या जब है ना पहली से मान लीजिए स्कूल की शुरुआत हो रही है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर जितना एनरोलमेंट रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत सारे बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे जो वो एनरोल करवा दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, या करवा दिए जाते हैं आसपास के लोगों के द्वारा, या ठीक है, एनरोलमेंट रेशो मतलब पहली में एडमिशन जो है वो बहुत हाई है। लेकिन जब हम लोग अपर प्राइमरी खत्म करेंगे, यानी कि आठवीं क्लास तक पहुंचेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसमें बहुत भारी डिप हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब अगर 100 में से 90 बच्चे आ रहे हैं, तो 10 ही बच्चे जो हैं वो आठवीं क्लास करके बाहर निकल रहे हैं। ये स्थिति जो है वो हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ को समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की आवश्यकता है? कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते पढ़ते आप लोग जो है ना, मेंस के एक पर्सपेक्टिव है कि क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर सरकार कोई स्कीम लॉन्च कर रही है तो ऐसे तो नहीं कर रही है। रीज़न होगा ना कि भाई बच्चों के पास जो है वो, या पेरेंट्स के पास बच्चों को खाने के लिए खिलाना नहीं है, खाना नहीं है। क्लियर? वो चाहेंगे कि बच्चा कहीं जाके काम करे रेदर देन वो स्कूल जाए। तो एटलीस्ट बच्चा जो अब अपना खाना, और वो भी न्यूट्रिशियस फूड, जब उसको स्कूल में मुहैया करवाना शुरू हो जाए। क्लियर? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो वो एनीमिया और न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन सरकार निकालेगी। तो जब मिड डे मील स्कीम आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ना। मिड डे मील में ऐसा थोड़ी है कि मैगी और चॉकलेट बर्गर खिलाए जा रहे हैं। वहाँ पे हमेशा एक बैलेंस डाइट दी जा रही है जिसमें कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, क्लियर, फैट भी है। तो उसमें हर चीज़ जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल में, मतलब जो बेस्ट चीज़ है वो बच्चों को जो वो कंज्यूम करवाई जा रही है। हालांकि उसके ऊपर भी सवाल ये निशान उठ सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें यहाँ पे इंटेंट की बात करनी है कि इंटेंट क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, वो अलग बात है। तो मेन बात यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इसका रीजन सबसे बड़ा समझे, इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे है पॉवर्टी। अगर माँ बाप के पास जो है वो पैसा ही नहीं है, तो वो स्कूल कैसे भेजेंगे? पहला चैलेंज तो ये आ गया। दूसरा, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो स्कूल की किताबें, स्कूल के बस्ते, स्कूल की वर्दी वो कैसे मुहैया करवाएंगे? तीसरा, अगर स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको बियर करेंगे? तो जब सरकार स्कीम और पॉलिसीज बनाती हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखती है। जैसे, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग जो है वो पैसा नहीं दे सकते हैं तो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 14 साल तक का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे आप लोगों को वर्दी फ्री मिलेगी, आपको बस्ते फ्री मिलेंगे, आपको किताबें फ्री मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्व।
तीसरी बात, आपको अगर खाने का इशू है तो स्कूल जो है वो आप लोगों को मिड डे मील के जरिए जो वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो भी प्रोवाइड करवाएगा। तो है ना, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आपको लग रहा है कि स्कूल बड़े दूर है, तो हम कोशिश करेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं वो विद इन 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो हम लोगों को एस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिले, ताकि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली परेशानी का जो वो सामना ना करना पड़े। तो बेसिकली जो स्कीम्स देखेंगे हम लोग, वो प्रॉब्लम्स जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे उन्हीं से ही संबंधित है। एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है कि चलिए ठीक है कि मेरे को खाना भी मिल रहा है, वर्दी भी मिल गया, बस्ता मिल गया, सब कुछ ठीक है, क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की कुछ और एक्स्ट्रा जरूरतें भी होती हैं, जो बड़े सारे कभी कभी है ना। अब हमारे यहाँ पे चलिए स्थिति सिचुएशन फिर भी शायद रिलेटिवली थोड़ी अच्छी है बाकी जगहों से, लेकिन फिर भी जब हम लोग एक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा है ना एक गहन चिंतन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यार अगर बच्चा स्कूल में आ गया, ठीक है, चलो सब कुछ उसको फ्री मिल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को कभी कभी लगता है कि अच्छा स्कूल इस बच्चे से स्पेसिफिकली, वो बच्चा जब पांचवी छठी क्रॉस कर लेता है या ना चौथी पांचवी के बाद, बड़े छोटे बच्चे से तो चलिए कौन ही काम करवाएगा, लेकिन जब बच्चा एक है ना 10-12 साल का हो जाता है, तो फिर ऐसा है कि डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, डोमेस्टिक हेल्प के रूप में कहीं काम कर ले, तो वहां से कुछ पैसा जनरेट कर ले, तो वहां पे बच्चे को थोड़ा मॉनिटरी असिस्टेंस भी सरकार के द्वारा देना होता है, क्लियर। तो आप लोग देखोगे कि जैसे बच्चा पांचवी में पहुंच रहा है, वो मेरिटोरियस है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो सरकार जो है वो अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड कर देती है। जब हम लोग पॉवर्टी की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, क्लियर, कि कुछ ऐसा तबका है हमारे समाज का जो रिलेटिवली हमें ज्यादा बैकवर्ड देखने को मिलेगा, तो वहां पे सरकार जो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन बच्चे को जो वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। तो सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि अच्छा आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रॉब्लम, जो परेशानी आप लोगों को आएगी, उसके ऊपर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है ये बाद का डिस्कस करने का जो है वो टॉपिक है, लेकिन जो इंटेंट है वो पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिसीज हमेशा इंटेंट पे बनती है। हालांकि एग्जीक्यूशन भी इंटेंट पे होता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग क्योंकि कम लोगों के द्वारा की जाती है, तो वहाँ पे इंटेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एग्जीक्यूशन मल्टीपल लोगों के द्वारा की जाती है, तो वहाँ पे इंटेंट में थोड़ी डिस्ट्रप्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन चलिए, ये जो समय है ये इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़्यादा गहराई में जाने का नहीं है, लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए भूमिका बांध रहा हूँ क्योंकि देखिए जितनी भी स्कीम्स बनेंगी, जितनी भी स्कीम्स बनेंगी वो किसी ना किसी परेशानी के ऊपर ही आधारित होंगी। तो आप 90% लोग हिमाचल में गांव में रहते हैं, और जो नहीं भी गांव के अंदर रहता है वो गांव के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर, उसका गांव है, बस वो शहर में रह रहा है। तो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व ना करता हो। देखिए मतलब मेरा जो बिल्कुल जो एजुकेशन है वो 12th लेवल, जैसे 12वीं जो है वो मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमाचल से ही है। तो मैंने चीज़ों को जो है वो जब हम लोग इनको ऑब्जर्व करते पढ़ते, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने ही हुई हैं, कि हम लोगों ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, क्लियर। तो शायद होपफुली अभी भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन इन चीज़ों में नहीं हुआ होगा, मेरे को शायद निकले हुए जो है वो 20 साल 22 साल हो गए होंगे वहाँ से, तो चीज़ें शायद चेंज हो चुकी होंगी अभी तक, लेकिन फिर भी जो स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं वो अभी भी हम लोगों को उस स्ट्रैटा को देखना होता है जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करता है, क्लियर। तो यहाँ पे कहानी सबको समझ आ रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो है वो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर स्कीम्स बेसिकली आप लोग देखोगे। तो एजुकेशन का पहला लेवल आ गया, जहां पे डिफरेंट प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है लोगों को रोक के रखना, क्लियर। तो रोकने के लिए अलग तरह की स्कीम्स बनेंगी। उसके बाद जो है वो हमारा उसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन जब वो शुरू हो जाएगा, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब जिसमें हायर एजुकेशन आ गया, हाई स्कूल आ गया, 10वीं तक का, 9वीं और 10वीं तक का आ गया, फिर हमारा सीनियर सेकेंडरी आ गया, क्लियर। और फिर उसके बाद जब हम लोग क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे लेवल के ऊपर जो है वो हायर एजुकेशन देखेंगे। हायर एजुकेशन का मतलब क्या आ गया कि कॉलेज लेवल आ गया, क्लियर। तो सबसे पहले जितनी भी स्कीम्स हैं वो आप लोगों को इन तीनों के तीनों लेवल्स के लिए देखने को मिलेंगी। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं, तो देखिए वहाँ पे हमें बुक्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, हमारे खर्चे जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोग देखना कि वहाँ पे सरकार के द्वारा जो है वो आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की करवाई जा रही है, मुहैया करवाई जा रही है, उनके अमाउंट में सिग्निफिकेंट राइज होता हुआ देखने को मिलेगा। जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होंगे तो आप बड़ा ज़्यादा नहीं देखोगे, क्योंकि स्कूल आपके नज़दीक होगा। जब आप लोग सेकेंडरी स्कूल में पहुंचोगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचोगे, तो वहाँ पे स्कूल जो है वो हर 1-2 स्क्वायर किलोमीटर में स्कूल नहीं बन सकता, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगा। तो वहाँ पे जो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं उनको सरकार के द्वारा समर्थन किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि चाहे एससीज हैं, एसटीज हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, या जनरल कास्ट के भी हैं जो मेरिटोरियस हैं, टॉप 100 में है, 50 में है, 1000 में है, उनको सरकार के द्वारा जो वो मेरिट प्रोवाइड की जा रही है, उनको सरकार जो वो पैसा प्रोवाइड करवा रही है, ताकि एटलीस्ट जो खर्चा है वो पेरेंट्स के ऊपर ना जाए। वो बच्चा अगर मेरिटोरियस है, पढ़ने में अच्छा है, बड़े सारे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, उनके जरिए जो वो आगे बढ़ता रहे। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर।
यहाँ तक कहानी सब लोगों को समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो वो हम लोग जब एजुकेशन सिस्टम की हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो ये 3 लेयर्स में जो है वो सिस्टम बना है। और उसी तरह से अब जैसे जब हायर एजुकेशन में आ जाएगा तो कॉलेज के डिफरेंट है ना, ऑल टुगेदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। उसके बाद किसी ने रिसर्च में जाना है, किसी ने पेपरों की तैयारी करनी है, ठीक है। अब पेपरों की तैयारी करने के लिए भी सरकार के द्वारा जो है वो पैसा मुहैया करवा जा रहा है। कोई 12वीं के बाद एनडीए में जा रहा है, कोई एनडीए में जा रहा है, उसको सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, क्लियर। कोई एनआईटी हमीरपुर में जा रहा है, उसको मिल रहा है। कोई सुजानपुर टीहरा में 5वीं के बाद जा रहा है, उसको मिल रहा है। तो है ना, कोई आईएम में जा रहा है, आईआईटी में जा रहा है। तो सरकार हर जगह पे जहाँ जहाँ हेल्प कर सकती है, जहाँ जहाँ मदद कर सकती है, हर एक लेवल पे, हर एक लेयर में, वहाँ पे सरकारों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है वो आप लोगों की हेल्प की जाती है। तो बेसिकली जब हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन की जो पहली लेयर होगी उसमें एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर, इन लेवल के ऊपर क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन्हीं इनिशिएटिव से हमें समझ आनी चाहिए कि अच्छा क्या क्या चैलेंजेस उस लेवल पे फेस हो रहे होंगे, तभी उन इनिशिएटिव्स को जो वो सरकार के द्वारा लिया गया है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन। तो पहला हिस्सा आप लोग एजुकेशन का ये देखोगे तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने यहाँ पे जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। स्कीम्स और प्रोग्राम्स के ऊपर जो आप लोगों का मेन फोकस रहेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने उनको पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो वो क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। और आजकल जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, जो इंडिया बड़ा है ना, हिंदुस्तान भी, और अगर हिंदुस्तान है तो ऑब्वियस बात है हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन तो ग्रहण कर लेते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें परसेंटेज हमारी बहुत कम होती है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि हमारे पास कोई है ना स्किल सेट ही उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम लोग जो है भैया कोई स्किल डेवलपमेंट हमने नहीं की होती है जिसके जरिए जो है वो हम लोग नौकरी प्राप्त कर सके। या इवन जो 10वीं या 12वीं के बाद स्कूल छोड़ रहा है, अगर वो कॉलेज नहीं जा रहा है, कॉलेज वालों के बाद तो चलिए फिर भी ऑप्शन आ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, एमबीए कर लिया है ना, कोई टेक्निकल डिग्री कर लिया, दैट इज डिफरेंट ना, वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में चले गए। लेकिन जो 12वीं के बाद है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो जब तक वो स्किल डेवलपमेंट, उनका जो स्किल है यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसके ऊपर जब वो काम नहीं होगा, तब तक जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को एक बेसिक वैल्यूज़ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। क्लियर? तो अगर वो एजुकेशन सिस्टम आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी ग्रेजुएशन वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, हर कोई इंडिविजुअल जिसमें 10वीं किया है, 12वीं किया, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो रीडिंग राइटिंग का उसने अचीव किया है, तो उसके बाद जब उसको एम्प्लॉयमेंट का जो है वो पॉसिबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब उसको लॉन्च किया गया, तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यानी कि जो एजुकेशन में या एजुकेशन के साथ साथ है ना, जैसे हम लोग जो पर्सनली हम लोग भी ऑब्जर्व करते थे तो ये होता था कि ठीक है जी स्कूल है तो स्कूल में एकेडमिकली ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि कोई और स्किल सेट नहीं है कि जी बिजली ठीक ताकि तारें ठीक कर ली, ठीक है जी मोटर ठीक कर ली। तो जिसका स्किल होगा, तो अगर 12वीं के बाद कोई डिफरेंट हायर एजुकेशन में भी जा रहा है तो उसी अपने स्किल के ऊपर जो वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। अगर वो 12वीं के बाद स्कूल छोड़ भी रहा है, 10वीं के बाद भी स्कूल छोड़ रहा है, अगर उसके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, ट्रेनिंग होगा, तो एटलीस्ट वो अपना काम कर सकता है किसी जगह के ऊपर स्किल्ड लेबर के रूप में जो वो एम्प्लॉय हो सकता है। क्लियर? तो एचपीएसडीपी के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा जो है वो स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ समझ आ रही बात की नहीं आ रही? डन। तो कौन कौन से एजुकेशन लेवल आ गया, स्किल जो डिफिशिएंसी है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वो शुरू हुआ है। और साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इस स्पेसिफिक समय में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब देखिए जैसे ये बोर्ड है, ये वैसे तो ये नॉर्मल मार्कर के साथ या चौक के साथ भी लिखा जा सकता था, जो शायद हम लोग भी 3-4 साल पहले वैसे ही पढ़ा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब चाहे स्क्रीन खाली है लेकिन स्मार्ट बोर्ड का टाइम आ गया है। और आप स्कूल्स में भी आपके होपफुली जितना मेरे को समझ है या जितना मेरे को पता है तो स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड्स जो वो लगे हुए हैं, चाहे फिर वो उनको ताले के साथ बंद किया हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्लियर? लेकिन लगे हुए हैं। तो कहानी क्या आ गई है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब जैसे ऑनलाइन लाइव हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर, कुछ सालों के पहले 10 साल पहले शायद इस तरह से पढ़ना या पढ़ाना, 20 साल पहले, 10 साल पहले तो चलिए शुरू हो ही गया था, 20 साल पहले जो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब इशू क्या है कि जो ऑलरेडी वेल ऑफ फैमिलीज से है, जिनके पास इंटरनेट है, टीवी है, सब कुछ है, क्लियर, वो शायद हर चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे टेक्नोलॉजी भी आएगी नहीं तब भी वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या हर बच्चा उसको एक्सेस कर पा रहा है, क्या वो निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी का है, क्या उसको वो एक्सेस कर पा रहा है? तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज प्रॉब्लम जो अब हम लोगों को देखने को मिलती है। और वहाँ पे जो समग्र शिक्षा अभियान है उसकी इंपॉर्टेंस आती है, जहाँ पे चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, चाहे जो स्पेशली एबल्ड हैं उनकी बात की जाए, उनकी ओवरऑल एजुकेशन में उनकी पार्टिसिपेशन करने
करने के लिए जो है वो अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग कदम जो है वो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। क्लियर? तो मतलब ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो पहले 4-5 स्टेप्स आप लोग देख रहे हो, ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन है उसका क्या स्टेटस है, उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। डन? तो ये आ गया कि अच्छा जी, एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश कर क्या रहा है, तो वो आप लोग यहां से समझोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज ASER रिपोर्ट। जब हम लोग एनुअल स्टेटस रिपोर्ट देखते हैं एजुकेशन की, ASER रिपोर्ट, तो बेसिकली उसमें देखा जाता है कि चलो ठीक है, आपने बच्चे को 10वीं करा दी, आपने 8वीं करा दी, ठीक है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा 8वीं में पहुंच गया, 14 साल का हो गया, लेकिन वो दूसरी क्लास का, सेकंड क्लास का टेक्स्ट ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो अगर मान लो कि 100 बच्चे जो हैं वो 8वीं में हैं और उनको हमने दूसरी क्लास का सवाल दे दिया, है ना, मैथ का सवाल करने को दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दी फॉर एग्जांपल, अब शायद दूसरी में पता नहीं होती, अब की नहीं होती, अब तो छोटी क्लासों में शुरू होगी, पर मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दे दिया। या दूसरा आगे इंग्लिश का एक सेंटेंस दूसरी क्लास का पढ़ने को दे दिया। क्लियर? क्या कोई एनालिटिकल क्वेश्चन दूसरी क्लास का करने को दे दिया, तो क्या 8वीं क्लास का बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अब मान लीजिए 100 बच्चे 8वीं क्लास में पहुंचे, दूसरी क्लास की किताब पढ़ने को दी, इनमें से 60 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्या समझ रहे हो आप लोग? तो पहुंचा तो दिया आप लोगों ने बच्चों को आगे, लेकिन फिर जो एजुकेशन जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन का स्टेटस है वो अच्छा नहीं है। तो ASER रिपोर्ट जो है वो पूरे देश के लिए निकलती है। हिमाचल प्रदेश में मेनली जो सैंपल्स कलेक्ट किया गया है कांगड़ा से किया गया है, तो उसमें क्या स्टेटस है, कितना लड़के कितना परसेंट है, लड़कियां कितना परसेंट है, उनके बारे में जो वो अल्टीमेटली एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो वो पूरे का पूरा जो एजुकेशन है, इसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। क्लियर? समझ आ गया बात अब सब लोगों को? तो चलिए एक बार जल्दी से जो इसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो ये डाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, पता नहीं कितनी बार पिछले 10 सालों में पूछा जा चुका है। आई थिंक हर दूसरे तीसरे सवाल ये पहली लाइन जो है वो आ चुका है। 2011 सेंसस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2011 सेंसस में हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी थी वो 82.80% थी। इंडिया की अगर हम लोग लिटरेसी की बात करें, तो इंडिया की लिटरेसी 74.0%। तो ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ में आ जाएगा कि कितना परसेंट ज़्यादा थी, तो इंडिया से हिमाचल प्रदेश की जो परसेंटेज है वो 8.8% ज़्यादा आ गया, यानी कि जितनी इंडिया की लिटरेसी थी उससे 8.8% जो हमारी लिटरेसी ज़्यादा है। अगर हम लोग हिमाचल में मेल लिटरेसी की बात करें तो 89.53% है, और अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 75.93% है। क्लियर? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये तो रही बात सेंसस 2011 की। इस बार सेंसस जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अभी नया डाटा हमारे पास नहीं है। तो देखिए, एक तो सेंसस का डाटा आता है, एक बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो वो टाइम टू टाइम कंडक्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के बीच में कंडक्ट किया गया, उसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 93.3% हो चुका है। क्लियर? तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें, जैसे देखिए, मेल लिटरेसी 89.53% थी 2011 में, अब मेल लिटरेसी इसके अकॉर्डिंगली 94.9% है। फीमेल लिटरेसी 75.93% थी, अब फीमेल लिटरेसी 91.7% हो गई है। तो आप देखिए गैप, देखो ना यहाँ पे जो वो कितना गैप है, यहाँ पे गैप देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कम से कम जो वो 14% के आसपास का गैप है, और अभी वो जो गैप है वो 8-9 सालों के अंदर ही सिर्फ 3.2% रह गया है। तो अगर यहाँ से थोड़ा हमें पता चलता है कि अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि इम्पैक्ट क्या है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, तो ये डाटा जो है वो उसका एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। हालांकि लिटरेसी जैसे कैलकुलेट की जाती है, वो परिभाषा जो वो बड़ी डिफरेंट है, हु कैन रीड एंड राइट, क्लियर, उसको लिटरेट कंसीडर किया जाता है नॉर्मली। तो लिटरेसी की परिभाषा जो वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लिटरेसी कैलकुलेट हो रही है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हम लोग जो इजाफा देख रहे हैं। और जेंडर जो डिस्पैरिटी थी, यानी कि एजुकेशन में जो वुमन मेल और फीमेल के बीच का गैप था, वो काफ़ी स्क्यूड हो गया, काफ़ी कम हो गया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डाटा जो है उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। चलिए अब हम लोग जो है वो एक एक करके एलिमेंट्री एजुकेशन को पिक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, तो ये ध्यान रखना है, ये स्कूल कितने उनको उनके ऊपर फोकस कर लेना। 10,370 प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक के। 8वीं तक के जो स्कूल है वो 1,850 मिडिल स्कूल जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, कितने स्टूडेंट बेनिफिट हुए। अब यार ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली कितना स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है। पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, मर्जी आप लोगों की, लेकिन इन स्कीम्स को एक बार ज़रूर देख लेना। ये प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पहला है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो वो बेसिकली किसको मिलेगी, ऐसा स्टूडेंट जो
फिफ्थ क्लास में हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, बाकी नहीं, सिर्फ HPSCB के द्वारा जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा क्लास पांचवी में, तो टॉप टू जो बॉयज़ होंगे, लड़के होंगे, और टॉप टू गर्ल्स होंगी, क्लियर, उनको आठवीं क्लास तक जो है वो 1200 रुपया पर एन्यूम जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हर साल 1200 रुपया उनको मिलेगा आठवीं क्लास तक। कंडीशन ये है कि पास होने चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि फेल हो जाए, क्लियर। और कम से कम जो वो बी ग्रेड जो है वो क्लास सिक्स और सेवन्थ पे आना चाहिए, तभी ये कंटिन्यू होगा। तो हर साल 1200 रुपया जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो टॉप टू गर्ल्स होंगे, टॉप टू बॉयज़ होंगी, क्लियर। इसके साथ साथ दूसरा आ जाएगा, दैट इज स्कॉलरशिप और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDB प्रोग्राम, यानी कि जो BPL फैमिलीज़ के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो पहली से पाँचवीं तक, जो भी BPL फैमिली को बिलोंग करेगा, जिनका पास से ना जो श्रेणी से नीचे आएगा, क्लियर, या BPL फैमिली के अंदर फॉल करेगा, तो पहली से पाँचवीं तक जो वो 500 रुपया हर सालाना मिलेगा, और छवीं से आठवीं तक जो वो सालाना 700 रुपया मिलेगा, क्लियर। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस के जो आर्म्ड फोर्सेस उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो आर्म्ड पर्सनल है, आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, उनके बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कोई शहीद हो जाता है या स्पेशली एबल्ड हो जाता है, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर अगर हम लोगों को जो है अगर हम लोगों को जो है वो डेथ देखने को मिलती है, तो 25,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा, स्कॉलरशिप जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और अगर डिसेबिलिटी जो है वो लेस देन 50% है, तो 12,500 रुपया सालाना जो है वो पहले से लेके पाँचवीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मुहैया करवाई जाएगी। क्या समझे? कि जैसे अगर मान लीजिए 50% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है या डेथ है वॉर के दौरान, क्लियर, तो वहाँ पे 25,000 रुपया सालाना एक पहली से लेके पाँचवीं तक स्कॉलरशिप मुहैया करवाई जाएगी। अगर डिसेबिलिटी लेस देन 50% है, तो सालाना पहली से पाँचवीं क्लास तक की जो है वो 12,500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे जो लाहौल एंड स्पीति में पढ़ रहे हैं, क्लियर, उनको पहली से आठवीं तक के हैं, उनको जो वो 80 रुपया पर एन्यूम जो है वो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ साथ किताबें पहली से आठवीं तक के जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को जो वो फ्री किताब में सरकार के द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको जो वो फ्री स्कीम जो है या फ्री जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम आ गई, जिसको हम लोग PM पोषण स्कीम के अंतर्गत भी कहते हैं। 2004 में जो स्कीम की शुरुआत हुई थी, क्लियर। इसके साथ साथ स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, जहाँ पे जो 100 क्लस्टर स्कूल जो उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको जो वो डेवलप किया जाएगा बेटर एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये बेसिकली जो वो सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लासेस के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो उस एग्जाम को क्लियर करेगा उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। छठी क्लास में पर मंथ 4,000 की, सातवीं क्लास में पर मंथ 5,000 की, और आठवीं क्लास में पर मंथ 6,000 की जो स्कॉलरशिप है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से बेसिकली जो ध्यान आप लोगों ने यहाँ पे अपना केंद्रित करना है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किस किस स्कीम के अंदर क्या टारगेट ऑडियंस है, कितना कितना पैसा जो है वो उस स्कीम के अंतर्गत जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो ये पहला हिस्सा है स्कीम का, दैट इज स्टेट के द्वारा। बाकी सेंटर की स्कीम्स उनको आप लोग एक बार पढ़ लेना, वो भी सर्वे के अंदर है। हम लोगों ने जो मेन अपना ध्यान केंद्रित किया वो किसके ऊपर किया, जो स्टेट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये रही हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कितने स्कूल्स हैं, फिर हमने देखा कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सिमिलरली आप लोग हर लेवल पे यही चीज़ देखोगे। हर लेवल पे यही चीज़ देखने का मतलब क्या है कि कौन सा जो डाटा क्या है, कौन सी स्कीम है, क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो देखिए प्रोविजंस जो हैं उनमें आप लोग बड़ा ज़्यादा चेंजेस इन जनरल नहीं देखोगे। तो अब हम बात करेंगे सीनियर एजुकेशन की। तो सीनियर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 960 जो है वो हाई स्कूल्स हैं, 1984 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 148 डिग्री कॉलेजेस हैं, जिनमें 8 संस्कृत कॉलेज हैं, एक SCRT है, अभी हमने जिक्र भी किया इसका सोलन के अंदर, एक B.Ed कॉलेज है, एक फाइन आर्ट कॉलेज जो है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर रन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्लियर। ये देखिए बस ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग OBCs की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो उनके लिए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, क्लियर। बेसिकली चाहे वो 10वीं क्लास की है मेनली, तो
जहाँ पे पहली है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जो जनरल कैटेगरी के लिए है। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। क्लियर। तो यहाँ पे बस आप लोगों ने यही देखना है कि देखिए जो मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है वहां पे जो टॉप 12,050 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो 18,000 रुपया पर ईयर की स्कॉलरशिप जो है वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। सिमिलरली जो ओबीसीज हैं वहां पे टॉप 1,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हैं 10वीं क्लास में, जो पहले 1,000 लोग मेरिटोरियस होंगे ओबीसी कम्युनिटी से, उनको जो है वो 18,000 रुपया जो है उनका स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद में टॉप 2,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनको 18,000 का स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो वहां पे टॉप 100 गर्ल्स और टॉप 100 बॉयज बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उनको 11,000 रुपया जो वो पर ईयर सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है कि किस किस सेक्शन के लिए कौन कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। तो ऐसी गर्ल्स लड़की स्टूडेंट है जो वाल्मीकि कम्युनिटी को बिलोंग करेगी, उनको जो है वो 18,000 रुपया पर ईयर जो है वो 10वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास तक प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। क्लियर। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे 12वीं क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, उनको जो है वो 12वीं क्लास के बाद 18,000 कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो है वो 18,000 पर एन्यूम जो है, जैसे है ना उसके बाद जैसे 3 साल का कोर्स रहेगा, 18,000 रुपये जो है वो पर एन्यूम उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, ऐसे स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा जो है उसमें एडमिशन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हैं, वहाँ पे 18,000 रुपया पर एन्यूम पर स्टूडेंट जो है, और उसके साथ साथ डाइटरी मनी। क्लियर। 10 रुपया पर डे फॉर 295 डेज क्लोथिंग अलाउंसेस, और 1,500 पर डे एन्यूम पर एन्यूम फॉर फर्स्ट ईयर, एंड 750 पर एन्यूम फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स हैव बीन अवॉर्डेड। क्लियर। तो खाने का भी पैसा मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है वो बाकी जो डाइटरी मनी है, डाइटरी मनी के साथ साथ जो क्लोथिंग अलाउंसेज है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा उस बच्चे को जो कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के अंदर जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था एनडीए में जाएगा उसको मिलेगा। क्लियर। उसके बाद जो वो साइंस स्ट्रीम के अंदर जो 12वीं क्लास के अंदर मेरिट होगी उसमें मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जिनके अंदर आईआईटी एम्स इनके अंदर रहेगा तो 75,000 रुपये तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इन सारी की सारी स्कीम्स को जो है वो आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना है कि बाद में अगर आप लोग हायर एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो आप लोगों को किस किस तरह का जो इनिशिएटिव्स हैं वो सरकारों के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार जो है वो संस्कृत एजुकेशन के ऊपर भी स्पेसिफिक टाइम पे फोकस कर रही है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो SCRT सोलन और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, इनके द्वारा जो वो ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम जो वो रन किए गए हैं। क्लियर। टेक्स्ट बुक्स जो है वो अब 9वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को भी फ्री प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें से 1,41,40,956 बच्चे जो है उनको उसका बेनिफिट हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम लोग समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो अभी आईसीटी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम और मल्टीमीडिया के जरिए जो वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये इसका पहला हिस्सा आ गया। इसके साथ साथ जो है वो वोकेशनल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस, इसके अंदर जो है वो बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ है उनको जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो स्पेसिफिकली 12 स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एबिलिटीज़। उसके साथ साथ लड़कियों के लिए जो है वो प्रॉपर बोर्डिंग स्कूल, दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो इनमें से 11 जो है वो आप लोगों को चंबा में देखने को मिलेंगे, एक शिमला के अंदर है, 2 जो है वो सिरमौर के अंदर है। तो स्पेसिफिक टाइम पे 830 लड़कियां जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर जो है वो रह रही हैं। क्लियर। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में जो हम लोगों को पता होना चाहिए। बाकी सारी स्कीम्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने एक बार जो है वो पूरे का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित कर लेना है कि किस किस में कितनी कितनी एजुकेशन में कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, वर्चुअल क्लासरूम्स कहाँ कहाँ डेवलप किए जा रहे हैं। क्लियर। वोकेशनल कोर्सेज किन किन कॉलेजेस में हम लोगों को डेवलप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो उनको किन किन जगहों के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब आप लोग थोड़ा सा सीरियसली कर लेना। ये मेंस में स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल एडॉप्शन की बात करें तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, क्लियर, बिजनेसमैन, ये सारे के सारे जो है वो कोई भी स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस स्कूल में प्रॉपर एक्सपोजर प्रोवाइड करना, उस स्कूल के बच्चों को बताना, उस स्कूल को जो
लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग करवाना, ताकि बच्चों के पास जो है वो प्रॉपर एक्सपोजर हो सके। तो ये आपका वॉलंटरी एडॉप्शन है। कोई भी किसी भी स्कूल को स्पेसिफिकली देखिए, ये लिखा है पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पर्सनल, स्किल्ड इंडिविजुअल, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए जो है वो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम जो उसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर? तो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम जो, इसके ऊपर आप लोगों ने अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है। इसके बाद एजुकेशन की अगली लेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली बात होगी टेक्निकल एजुकेशन की। तो टेक्निकल एजुकेशन में बस ये ध्यान रखना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो ये पता ही आप लोगों को, वैसे एनआईटी है, आईआईटी है, एनआईएफटी है, आईआईएम है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा किस किस जगह के ऊपर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और उनका कितना नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश हुए हैं। ये सारे का सारा आपने ध्यान में रखना है। प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में एक दो इंस्टीट्यूशंस का जिक्र अगर आप लोग करोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बेसिकली जो हमारी सरकार की आईटीआईज है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, इसके बीच में कोलेबोरेशन हुई है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। जहाँ पे जो अलग अलग आईटीआईज है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के जरिए जो है वो स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और अभी तक जो है वो 13,589 जो ट्रेनीज हैं वो इसके द्वारा जो वो ट्रेंड हो चुके हैं। क्लियर? और इनमें से 10,143 जो हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड हो चुके हैं कि इनकी ट्रेनिंग जो वो कंप्लीट होगी और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, जिसका नाम स्ट्राइव है। तो स्ट्राइव की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे 19 आईटीआईज जो हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो उनके लिए एलोकेट होगा। क्लियर? तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लास्ट हम लोग बात करेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दैट इज ASER। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस पे थोड़ा सा डिटेलिंग में काम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार हमें एग्जाम में देखने को मिला है। अगर हम लोग एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से मेनली जो है वो सैंपल स्टडी जो वो पिक की गई है। क्लियर? जिसमें 60 गाँव जो है उनको स्टडी किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो परसेंटेज है उसके ऊपर आप लोग ध्यान में देखिए। देखिए ये सारे का सारा डाटा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो साइड है ये 17 से 18 साल वालों के बच्चों के लिए है, और ये जो है ये 14 से 16 साल वाले बच्चों के लिए है। मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ यूथ हु कैन रीड एट लीस्ट स्टैंडर्ड टू लेवल टेक्स्ट। मतलब ये वाला जो है कि अगर मान लो 17 से 18 साल के बच्चे को हम लोग क्लास दूसरी का टेक्स्ट रीड करवाएं, शब्द रीड करवाएं, तो क्या वो कितना परसेंट बच्चा रीड कर रहा है? और अगर हम लोग 14 से 16 साल के बच्चे को करवाएं तो कितना करवा है? देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल देखें, मतलब मेल फीमेल को मिला ले, तो 14 से 16 साल के 88.6% बच्चे ऐसे हैं। क्लियर? या 14 से लेकर 18 साल के बीच में 88.6 मेल ऐसे हैं जो दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं। सिमिलरली फीमेल भी सेम ही रेशियो में है। मतलब जो हमारा जो 11.4% है वो बेसिकली जो है वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कर पा रहे हैं, तो अच्छी एक परसेंटेज है। क्योंकि अगर 18 साल का बच्चा जो है, मतलब 12वीं का बच्चा जो वो दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप लोग सोच लेना फिर किस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करेंगे तो देखिए, अगर हम बात करें 14 से 16 साल के बीच में फीमेल की, तो 92.7% फीमेल ऐसी हैं जो पढ़ पा रही हैं। 17 से 18 साल की 91.9% फीमेल ऐसी हैं जो पढ़ पा रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, जैसे उम्र बड़ी होगी तो परसेंटेज जो है वो आप लोगों को नॉर्मली जो है वो डिप होती हुई देखने को मिल रही है, आपको जो वो परसेंटेज इंक्रीज होती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी। मेल की अगर हम बात करें तो 14 से 16 साल के जो लड़के हैं वो 84.55% पढ़ पा रहे हैं, और 17 से 18 के 85.5% जो है वो पढ़ पा रहे हैं। तो लड़कों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लड़कियों के अंदर जो वो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो गर्ल्स जो हैं उनका जो रीडिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है लड़कों से, अगर हम लोग इस वाले डाटा की बात करें। दूसरा देख लेते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। दूसरा है हु कैन रीड एट लीस्ट सेंटेंसेस। वो था वर्ड्स, यहाँ पे सेंटेंसेस, पूरी लाइन जो है वो कितने पढ़ पा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, ये जो है वो आप लोगों का दोनों का मिला के है। दोनों का मिला के का मतलब है ये 14 से 16 साल, ये 17 से 18 साल का है। क्लियर? तो 14 से 16 साल के जो कितने परसेंट यूथ जो है वो लाइन पढ़ पा रहे हैं? 87.3%। क्लियर? और जो
84.6% है वो 17 से 18 साल के, यानी कि जो उम्र बढ़ रही है वहां पे परसेंटेज जो है वो आप लोगों को कम होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम मेल और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में नंबर काफी कम है, यानी कि 17 से 18 साल के बीच की जो फीमेल है वो सिर्फ 84.2% है जो इस टेक्स्ट को रीड कर पा रही है। और अगर मैं 14 से 16 साल की फीमेल की बात करूंगा तो वो 90.4% है। लड़कों में उल्टा है, लड़कों में जो कम एज के हैं वो कम पढ़ रहे हैं, जैसे उनकी एज इंक्रीज हो रही है वो ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो है वो हम लोगों को पढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो शायद इस तरह इसमें इसके पीछे हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जहाँ पे अभी भी वुमेन जेंडर बेसिस के ऊपर जो हमें डिस्क्रिमिनेशन होती हुई देखने को मिलती है, वो वन मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा स्मार्टफोन एबिलिटी कितनी है, स्मार्टफोन एबिलिटी जो है वो कितनी है। स्मार्टफोन एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे परसेंटेज यूथ हु हैव ए स्मार्टफोन एट होम। क्लियर। तो ये जो ग्रीन कलर का है, तो देखिए अगर मैं 14 से 16 साल की बात करूं, 14 है ना, एक सैंपल मैं पिक कर लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं 14 टू, ये पढ़ लेना क्योंकि परसेंटेज जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं 14 से 16 साल के बच्चों की बात करूं कि कितने बच्चों के पास जो है वो अपना खुद घर पे जो है वो स्मार्टफोन है, तो 98.8% है। क्लियर। 98.8% है लड़के। क्लियर। अगर मैं लड़कियों के साथ कंपेयर करूंगा तो लड़कियों की परसेंटेज जो वो थोड़ी सी कम है, दैट इज 98.0%। दूसरा है परसेंटेज यूथ हु कुड ब्रिंग ए स्मार्टफोन टू डू ए डिजिटल टास्क, जो लेके आ सकते हैं घर से। ठीक है जी। तो घर से लेके आने की पॉसिबिलिटी लड़कों की 88.9% है, लड़कियों की 87.2% है। तीसरा है यूथ हु कैन यूज ए स्मार्टफोन, जो जिनको अलाउ है उस स्मार्टफोन को यूज करना। तो मेल की अगर मैं बात करूंगा तो 99.8%, लड़कियों की मैं बात करूंगा 99.2%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ दोज हु हैव देयर ओन स्मार्टफोन, कितने के पास 14 से 16 साल के बीच में कितने लड़कों के पास अपना स्मार्टफोन है, 36.8%। लड़कियों में परसेंटेज काफी कम है, लड़कियों का कितना आ जाएगा, 21.7%। क्लियर। तो ये जो है वो परसेंटेज वाइज हम लोगों को जो डाटा है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2023 के बीच में जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए अलग अलग है, जैसे 14 से 16 हमने डिस्कस कर लिया, 17 से 18 में पॉसिबिलिटी है कि डाटा और इंक्रीज होगा, फिर ये 14 से 18 मतलब इन दोनों को मिला दिया गया, और फिर ओवरऑल डाटा जो हमें ऑब्जर्व होता हुआ देखने को मिला कि 14 से 18 में कितने परसेंट लोग जो वो स्मार्टफोन्स जो है उनको क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर, दैट इज़ एजुकेशन। तो आज इसी को ही करते हैं, हेल्थ वाले को और उसके साथ एक दो टॉपिक और मैं पिक कर लूँगा। तो दो चैप्टर्स जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेनली जो है हम लोगों ने थोड़ा स्किप मैंने ज़्यादा किया क्योंकि यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। तो एजुकेशन में स्कीम्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। बाकी जैसे मैंने बताया आप लोगों को जो फाइल है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उस फाइल के लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।